Assalamualaikum dear students, how are you? I am Hamud Rahman Jasra और आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर 9 ऑफ बेलमेंट। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल आपको पाकिस्तान में या आप इंडिया में हैं यहाँ पर भी हैं तो आपको जितनी भी एक कंपटीशन की जो फ़िज़ा है उसमें आपको कम्पीट करने के लिए बहुत मुआविन साबित होगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। तो आज हम चैप्टर 9 शुरू करते हैं ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट क्या है? कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये कंट्रैक्ट की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेसिकली क्या है? बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। अब बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? अशिया, कोई भी चीज़, गुड्स डिलीवरी मुंतकिल करना बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, यानी किसी मकसद के लिए। अपॉन अ कंट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्पलिश्ड। इस कंट्रैक्ट पर, इस वादे पर वो चीज़ें दी जाती हैं कि जब ये मकसद आपका अकम्पलिश हो जाए, यानी मकसद पूरा हो जाए, फुलफिल हो जाए, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। या तो वो चीज़ें रिटर्न कर दी जाएं या वो चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर दी जाएं। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या है कि उस जगह मुंतकिल कर दी जाएं जहाँ वो उन अशिया देने वाले की, मतलब जिस बंदे ने वो चीज़ें डिलीवर की है ना, उसकी मर्जी होगी कि उसने वापस लेनी है या आगे किसी और को देनी है। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि उसकी मर्जी के मुताबिक उनको आगे पीछे किया जाएगा, यानी चीज़ें गुड्स देने वाले की मर्जी के मुताबिक। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। एक बंदा जिसने वो गुड्स दी हैं उसको हम कहेंगे बेलर। बेलर उसकी ये एक टर्म है, एक पर्टिकुलर टर्म है, उसको क्या कहेंगे इस कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में? उसको बेलर कहेंगे। द पर्सन टू होम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। और जिस बंदे को वो चीज़ें डिलीवर की गई उस बंदे को क्या कहेंगे? बेली, यानी थिंग्स डिलीवर करने वाले को बेलर, जिसको डिलीवर की गई बेली। तो एक्सप्लेनेशन क्या है जी? अच्छा, अब इसका सारे का क्रक्स ये है कि जब एक बंदा किसी कंट्रैक्ट के तहत एक ख़ास मकसद के तहत कुछ चीज़ें दूसरे बंदे को मुंतकिल करे और एक ख़ास मकसद के लिए करे, जब वो मकसद फुलफिल हो जाए, कोई बात पूरी हो जाए, तो वो बंदा जिसको वो चीज़ें डिलीवर की गई थी वो वापस कर दे कंट्रैक्ट के मुताबिक। तो इस कंट्रैक्ट को हम कहेंगे कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक ऐसा कंट्रैक्ट होता है जिसमें आप चीज़ें डिलीवर करते हैं, गुड्स डिलीवर करते हैं और फिर वो आप वापस ले लेते हैं। तो यानी डिलीवर करने वाले शख्स को बेलर और जिसको डिलीवर की गई थी उसको हम बेली कहेंगे। एक्सप्लेनेशन में है जी, इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कंट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, ही देयरबाय बिकम्स द बेली एंड द ओनर बिकम्स द बेलर। यानी कि एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि अगर ऑलरेडी इस कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से पहले, यानी कि ऑलरेडी एक बंदे की कुछ चीज़ें एक बंदे के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अगर वो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी के बाद भी ये कंट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी कि आपकी ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं तो आप मेरे साथ इतना वादा कर लें, कोई भी वादा हो सकता है। तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बाद ही पोजेशन डिलीवर की जाए, बल्कि पोजेशन ऑलरेडी बेली के पास भी हो सकती है, ऑलरेडी भी हो सकती है। तो यानी अगर ऑलरेडी भी पोजेशन है और दोनों पार्टीज ने आपस में कोई कंट्रैक्ट कर लिया है, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कंट्रैक्ट कर लिया है, तो वो चीज़ें अब वो कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। तो वो चीज़ें जो ऑलरेडी उसके पास मौजूद हैं, अब वो उस शख्स को बेली कहेंगे और जिसकी वो चीज़ें हैं, जिस बंदे के साथ वो चीज़ें बिलोंग करती हैं, उसको हम बेलर कहेंगे। यानी कि ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हों और उसके बाद भी कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया जा सकता है। कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करने के बाद चीज़ों की पोजीशन डिलीवर की जा सकती है, यानी कि दोनों सूरतें हो सकती हैं। डिलीवरी टू बेली हाउ मेड 149. The delivery to the belly may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended belly or of any person authorized to hold them on his behalf. ठीक है? The delivery to the belly may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended belly. Intended belly से क्या मुराद है? Intended belly से मुराद एक ऐसा बेली है जिसको आपने वो चीज़ें डिलीवर करनी है। That is called the intended belly. तो डिलीवरी यानी कि कोई भी अंदाज आप अपना सकते हैं, जो अंदाज आपकी उन चीज़ों की पोजेशन उस बेली तक पहुंचा दे, तो वो अंदाज इज सफिशेंट। ठीक है? डिलीवरी मतलब किसी भी तरीके से की जा सकती है, जिनमें कोई तरीका खास फिक्स नहीं है कि कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आप इस तरीके से डिलीवरी कर सकते हैं, इस तरीके के अलावा आप डिलीवरी नहीं कर सकते। इस किस्म की कोई प्रोविजन नहीं है, यानी डिलीवरी आप किसी भी अंदाज से कर सकते हैं इंटेंडेड बेली को। ठीक है?
150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। एक वो बंदा जिसने वो चीज़ें देनी हैं, जो दे रहा है वो बेलर है। तो अगर उन गुड्स में कोई फॉल्ट है, किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट है, कोई नुक्स है उसमें, कोई उस उन चीज़ों उन अशिया में कोई ड्रॉबैक है, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो बेली को बताए कि जनाब अब मेरी इस चीज़ में ये फ़िलाँ फ़िलाँ फॉल्ट है, काइंडली इसका ख्याल कीजिएगा और इसकी केयर कीजिएगा ताकि आपका नुकसान भी ना हो और आपका काम भी चलता रहे। ठीक है, ये बेलर की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को अगर कोई फॉल्ट हो तो वो डिस्क्लोज करे। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। यानी कि एक ऐसा फॉल्ट जिसके मतलब बेलर को इल्म है, कि वो जानता है कि क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट के मतलब उस बेली को उसे अवेयर करना चाहिए। एंड विच मटीरियली इंटरफेयर द यूज ऑफ देम, और यानी कि उन अशिया के इस्तेमाल में जिसका कोई अच्छा खासा अमल दखल हो। अगर यानी उस ड्रॉबैक को या उस फॉल्ट को अगर डिस्क्लोज ना किया जाए तो वो यानी कि उसके मकसद को फुलफिल करने में रुकावट बन सकती है या कोई नुकसान भी कर सकती हैं वो अशिया। यानी कि मटीरियली इंटरफेयर का क्या मतलब है कि बहुत अहम है। अगर वो फॉल्ट डिस्क्लोज ना किया गया तो कोई बेली का कोई नुकसान हो सकता है। With the use of them are exposed the belly to extraordinary risks, and if it does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to the belly directly from such faults। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क क्या है? यानी रिस्क क्या होता है? रिस्क एक ऐसा खतरा होता है जो आपको दरपेश हो सकता है, यानी कि आपके सर पर मंडला रहा होता है। अभी तक वो आपको खतरा, अभी तक वो आपने उसका सामना नहीं किया होता, लेकिन आप सामना उसका कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो यानी कि कोई रिस्क है बेली को, उन उन अशिया से बेली को कोई नुकसान हो सकता है। तो इन सूरतों में बेलर की ड्यूटी है कि वो फॉल्ट को डिस्क्लोज करे। अगर बेलर फॉल्ट को डिस्क्लोज नहीं करता तो उन अशिया का जितना भी नुकसान है उसका जिम्मेदार भी बेलर है, और बेली का जितना भी नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार ही बेलर है। क्यों? कि बेलर ने वो फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किया। To the belly directly from such funds. If the goods are billed for hire, the bearer is responsible for such damage, whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods billed। अच्छा, अब देखें, अगर वो या तो वो अगर वो चीज़ें गई हैं एक मुआहदा किराया के तहत, यानी कि वो किराया देकर बेली ने वो चीज़ें ली हैं, ठीक है, पैसे दिए और वो चीज़ें ले गया। यानी अब किसी चीज़ में कोई फॉल्ट था और उसने बेलर ने डिस्क्लोज नहीं किया। दोनों सूरत हो सकते हैं। ये भी मुमकिन सूरत हाल हो सकती है कि बेलर को नॉलेज था उस फॉल्ट का, उसने डिस्क्लोज नहीं किया। या ये भी मुमकिन सूरत हाल हो सकती है कि बेलर को इल्म ही नहीं था उसकी चीज़ों में जो फॉल्ट पैदा हो चुका है, वो उस फॉल्ट का बेलर को इल्म ही नहीं था। यानी ये स्पेशल क्या है, ये एक स्पेशल बात कर दी गई है कि इफ़ द गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, यानी कि पैसे देकर अगर वो बंदा ले गया चीज़ों को और वो उन चीज़ों में फॉल्ट कोई पैदा हो गया है, चाहे उस फॉल्ट का बेलर को इल्म है या नहीं है, दोनों सूरतों में, अगर दोनों सूरतों में उन अशिया में कोई कोई उन अशिया की वजह से या उन अशिया में कोई नुकसान होता है, उस नुकसान का जिम्मेदार बेलर खुद होगा। ठीक है? क्यों? कि अगर उसकी उन अशिया में फॉल्ट है तो उस फॉल्ट का जिम्मेदार बेली तो नहीं है ना। बेली तो यही सपोज करके लेकर गया है ना कि ये चीज़ें ठीक हैं। अगर अब उन चीज़ों में कोई फॉल्ट है या उनमें कोई नुकसान हुआ है, हो गया है, तो उसका जिम्मेदार बेलर खुद होगा, क्योंकि उसकी अपनी चीज़ें हैं। अगर उसको इल्म था फॉल्ट का और उसने नहीं बताया तो ये तो उसकी ब्याह पर एक किस्म का आप कह लें कि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन शो हो रही है। अगर उसको इल्म ही नहीं था उन चीज़ों के फॉल्ट का, तो ये एक लिहाज से उसकी नेग्लिजेंस को शो कर रहा है कि उसको अपनी चीज़ों के फॉल्ट का पता ही नहीं है। तो अब दोनों सूरतों में, चाहे उसको इल्म है या नहीं है, दोनों सूरतों में कौन लायबल है? द बेलर इज लायबल फॉर द लॉस। ठीक है? ए लैंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस टू बी। बात की समझ आ गई? ए ने एक घोड़ा दिया उधारा, किसको? बी को। और ए को इस बात का पता है कि ये अनट्रेंड है, इसको मैंने अभी तक ट्रेन नहीं किया हुआ। बी बेचारा तो यही सपोज करके लेके जा रहा है ना घोड़े को कि ये ट्रेन शुदा घोड़ा है और इस पर मैं सवारी करूंगा, लेकिन ए को पता है मालिक को कि ये घोड़ा ट्रेंड नहीं है। ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस। ठीक है? इसको हम विशियस पढ़ेंगे, विशियस नहीं पढ़ेंगे, इसको विशियस पढ़ेंगे। यानी कि उसको नहीं पता, यानी ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस। यानी ए पर्सन जो है ये नहीं बताता कि जो घोड़ा है ये अनट्रेंड है। द हॉर्स रन्स अवे, घोड़ा भाग जाता है। बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, यानी कि घोड़ा सर पट दौड़ने लगता है, बी गिरता है और बी जख्मी हो जाता है। हालांकि बी को नहीं पता था कि ये विशियस है या अनट्रेंड है। तो ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन्ड,
अब बी का जो वो कैसा कैसा मतलब वो आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार है कि बी अब घोड़े से गिरा है, बी की टांग टूट गई है, ठीक है। तो टांग टूटने की वजह से बी जो हर रोज की मजदूरी कर रहा था वो मजदूरी भी अब नहीं कर सकता, और बी का 2 लाख खर्चा भी आ गया है। तो वो मजदूरी जो उसका लॉस हो रहा है ना मजदूरी का, वो भी देगा ए। और जो उसका खर्चा हुआ है ना मेडिसिन पे, उसका जिम्मेदार भी होगा ए। क्यों? कि ये जिम्मेदारी तो ए की थी, ये जिम्मेदारी तो एक ही थी कि वो बी को बताता कि जनाब घोड़ा जो है ना वो अनट्रेंड है, इसका आपने ख्याल रखना है। अगर आपने ख्याल ना किया तो आपका कोई नुकसान भी कर सकता है। तो लेकिन ए ने ख्याल नहीं किया, तो अब जो बेलर ए है उस पर ये लागू होगा कि बी का जितना भी नुकसान हुआ वो पूरा करे। ए हायर द कैरेज ऑफ बे, द कैरेज इज अनसेफ थो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए इंजरी। ये सेम कंसेप्ट है, यही सेम एग्जांपल है। केयर टू बी टेकन बाय बेली 151, यानी कि बेली जो है जिसको वो चीज़ें डिलीवर की गई हैं, ये नहीं है कि जनाब ए ने वो चीज़ें डिलीवर की और बी उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता रहे विदाउट एनी केयर। कि जनाब वो सेक्शन सेक्शन जो है ना ये 150 ये बता रहा है कि बेलर की अपनी ड्यूटी है और कोई नुकसान होगा तो वो उसका बेलर खुद जिम्मेदार होगा, कि बेली अपनी मर्जी के मुताबिक उन चीज़ों को इस्तेमाल करता फिरे। ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेक्शन 151 ने ये भी एक कदगन लगा दिया बेली के ऊपर कि जनाब बेली बेली साहब तुम भी बरी जिम्मा नहीं हो। अगर वो चीज़ें आपको डिलीवर की गई हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। बात की समझ आ गई? मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या होता है? मसलन मेरे पास एक मोबाइल है या लैपटॉप है या कागज़ पेंसिल किताब है, कुछ भी है, तो मैं उसको उसकी केयर करता हूँ। क्यों? कि वो मेरी अपनी है। मैं उसका कुछ भी उसका नुकसान नहीं करना चाहता। मोबाइल को मैं जब चार्जिंग उसकी फुल हो जाती है तो सो भी रहा हूँ तो उसको उठकर उतार लेता हूँ कि ये मोबाइल ख़राब ना हो जाए, यानी उसकी क्या करता हूँ? केयर करता हूँ। अगर किसी और का मोबाइल मेरे पास है तो उसकी केयर करना भी मेरी इतनी जिम्मेदारी है जितनी मैं अपने की करता हूँ। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब यह है कि आम रूटीन का बंदा जो अपनी चीज़ों की केयर करता है जिस अंदाज में, तो बेली पाबंद है उन चीज़ों की इस तरह केयर करे जैसा कि उसकी वो चीज़ें अपनी हैं। ठीक है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड द वैल्यू एज द गुड्स बेल्ड। बल्क क्या होता है? बल्क होता है जी ढेर सारी चीज़ें, यानी कि क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी एक चीज़ की किस्म होती है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू आप खुद जानते हैं। तो यानी असल मकसद क्या है कि बेली जो है, बेली पाबंद है कि वो उस इस तरह केयर करे चीज़ों की जिस तरह वो अपनी चीज़ों की केयर करता है, ठीक है। इसके बाद बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ईटीसी ऑफ थिंग बेल्ड, बेली कब लॉस के लिए लायबल नहीं होगा? द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कंट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेटरियोरेशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड। डेटरियोरेशन क्या होता है? डेटरियोरेशन होता है चीज़ों का खराब होना, आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनका गलना सड़ना या खत्म होता जाना। इफ ही हैज टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 51, अगर 151 सेक्शन के तहत वो प्रॉपर केयर कर चुका है चीज़ों की, वो चीज़ें जो उसको बेल्ट के कंट्रैक्ट के तहत उसको दी गई थी और वो प्रॉपर उनकी केयर कर चुका है, और इसके बावजूद भी अगर उन चीज़ों को कोई नुकसान हो गया तो उन चीज़ों के नुकसान का जिम्मेदार बेली नहीं होगा, ठीक है। बेली की ब्याह पर सिर्फ क्लीन चिट यही है कि बेली ने पूरी केयर की है जनाब। 151 के तहत बेली ने केयर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा अगर आपको नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार खुद बेलर होगा। अगर तो बेली ने लापरवाही की है, नेग्लिजेंस से काम लिया है, प्रॉपर केयर नहीं की जिस तरह 151 में बताया गया, तो अगर कोई नुकसान होता है तो फिर उन चीज़ों की नुकसान का जिम्मेदार बेली होगा, अलावा नहीं बेली नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस, तो बेलमेंट के कंट्रैक्ट की जो एक टर्मिनेशन हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगा वो कंट्रैक्ट, अगर तो बेली ने कोई ऐसा कंडीशन परफॉर्म किया जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो 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 ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, यानी कि ए कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज एनी एक्ट विद द रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, ठीक है। बेलमेंट का कंट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब जो बेली है ना, बेली ने अपनी मर्जी के मुताबिक उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बेली ने जनाब एक घोड़ा लिया था अपने लिए, अपनी सवारी के लिए, उसने फिर घोड़े को रेडी के नीचे लगा दिया। तो ये क्या है? ये इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशन तो ये थी कि आप अपनी सवारी के लिए लेके जा रहे हैं, तो अगर उसने अपने लिए वो लेके गया घोड़ा और उसने बाद में रेडी के नीचे वो लगा दिया घोड़े को,
टांगे के नीचे लगा दिया, तो ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस है। उसने यानी कि एक बेलमेट के कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के खिलाफ बात की है। तो अब बेलर जो है उसका ऑप्शन है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, या वो उसको कहे कि जनाब तुम ये घोड़ा लेकर गए हो मेरे से अपनी सवारी के लिए, तो ये तुमने टांगे के ऊपर ये घोड़ा चलाना शुरू कर दिया, इट्स नॉट वैलिड, इट्स नॉट प्रॉपर, तो लिहाजा ये घोड़ा अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करने, वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट खत्म कर दूंगा। तो यानी ये बेलर का अख्तियार है, वो कर सकता है। अगर बेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करना चाहे तो वेल एंड गुड, ना करना चाहे तो उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। ए लेट्स टू बी फॉर हायर a horse for his own riding, B drives the horse in his carriage. This is at the option of a termination of the bailment. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको किया। Liability of bailey making unauthorized use of goods bailed. अगर कोई चीजें जो बेल की गई हैं उनका कोई अनऑथराइज्ड यूज, यानी कि एक अनऑथराइज्ड क्या होता है, अथराइज्ड वो यूज होता है जिसकी आपको इजाजत दी गई है बेलर की तरफ से। अगर बेलर की तरफ से आपको इजाजत दी गई है एक चीज की, और उस इजाजत के बरअक्स अगर कोई आप उससे काम लेते हैं, तो वो क्या है, वो अनऑथराइज्ड यूज है। तो if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from और during such use of them। यानी कि अगर वो इस तरह का कोई यूज करता है तो उस यूज की वजह से जितना भी नुकसान हुआ है बेलर का, वो नुकसान भी पूरा करेगा, कंपनसेट करेगा बेलर को। और दूसरा क्या करेगा कि अगर उनमें कोई चीज ज़ाया हो गई है तो वो चीज भी उसको वापस कर देगा। फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम, ठीक है। ए लैंड्स द हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, बी अलाउज सी, यानी कि ए ने घोड़ा दिया था बी को अपने सवारी के लिए, लेकिन बी ने वो आगे घोड़ा दे दिया सी को, ठीक है, कि अयाशी करो फिरो इसके ऊपर सवारी करो। अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ये उसकी फैमिली का मेंबर है कोई सी, टू राइड हार्स की सवारी करने के लिए। सी राइड्स विद केयर, सी हालांकि बहुत केयर के साथ जा रहा है, उसने कोई लापरवाही नहीं की। बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स, लेकिन हॉर्स हादसाती तौर पर गिर गया है, हादसाती तौर पर उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो गिर गया है। एंड इज इंजर्ड, और वो जख्मी हो गया है, घोड़ा जख्मी हो गया है। तो बी इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। अब बी लायबल होगा, क्यों लायबिलिटी क्यों है, अगर यही घोड़ा बी अपनी पूरी केयर के साथ उसको ड्राइव कर रहा होता और बी गिर जाता, तो घोड़े को कोई नुकसान जो हो जाना था उसका जिम्मेदार बी नहीं था। क्यों कि 151 के तहत बी तो प्रॉपर केयर के साथ जा रहा था यार। अगर घोड़ा जो है वो एक्सीडेंटली फॉल हो भी गया है, अगर घोड़े को कोई नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार बेलर है, बेली नहीं होता। तो लेकिन बी आज खुद था नहीं, जो बेली है बी था बेली, बी आज खुद ड्राइव नहीं कर रहा था, बी ने आके सी को दिया था घोड़ा कि जनाब जाओ तुम ड्राइव करो इसको, तो वो सी ड्राइव कर रहा था। तो ये क्या है, ये अनअथराइज यूज है, यानी कि बी को तो अथराइज था यूज करने का, लेकिन सी को ए ने अथराइज नहीं किया था। तो अब घोड़ा अगर गिरा है तो उसका जिम्मेदार नुकसान का बी खुद होगा। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेली, अगर बेलर जो है ना बेली की चीजों को आपस में मिक्स कर देता है तो फिर क्या होगा, तो इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर बेलर की वो कंसेंट के साथ उन चीजों को, अपनी चीजों को बेलर की चीजों के साथ मिक्सअप करता है, तो फिर जो है ना जितना प्रोपोर्शन बनेगा, प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, जैसा कि अगर 5 बोरियां, 5 यानी कि आप कह लें कि 5 बोरियां गंदम की हैं बेली की, और 10 बोरियां हैं गंदम की बेलर की, ठीक है। वो यानी कि बेलर की इजाजत से वो कहता है कि जनाब ये अलग अलग कमरे में मुझे मुश्किल है इनको रखना, लिहाजा मैं आपकी गंदम अपनी गंदम के साथ रख रहा हूँ। तो बेलर ने कहा कि जनाब रख दो, अब रखती गई, यानी मिक्सअप हो गई चीजें। तो थोड़े अरसे के बाद जब उनको अलग अलग करने की जरूरत पेश आई, तो 15 बोरियां टोटल थी ना, तो अब प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, 10 थी उसकी बेलर की, 5 थी बेली की, यानी 10 उसमें से बेलर की निकाल ली जाएंगी और 5 बेली की छोड़ दी जाएंगी, यानी ये प्रोपोर्शन है। तो इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, जब एक ऐसी किस्म की चीजें जिनको अलग किया जा सकता है और अगर उनको कोई मिक्सअप कर दे बेली विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर, यानी बेलर की कंसेंट ना हो लेकिन वो उसमें मिक्स कर दे, और ऐसी चीजें हों जिनको आप अलहदा भी कर सकते हैं। तो ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन marked with a particular mark to B without A's consent mixes the 100 bales with other bales of his own bearing a different mark, A is entitled to have his own 100 bales returned and B is bound to bear all the expenses। हाँ ठीक है। तो अब अगर उसने बगैर किसी कंसेंट के, बेलर की कंसेंट के उसमें चीज़ों को मिक्सअप कर दिया, 100 और जो है ना बेल्स ऑफ कॉटन, वो कपास की या कॉटन की 100 गांठ कह लें, वो बेल्स ऑफ कॉटन हैं, उसने मिक्सअप कर दिया अपनी कॉटन के साथ। तो अब कॉटन एक ऐसी चीज है, बेल्स ऑफ कॉटन ऐसी चीज है जिनको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो अब क्या होगा,
अब ये होगा कि वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन सेपरेट करके देने का पाबंद होगा बेली, ठीक है। यानी कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन को सेपरेट करने के लिए यकीनन कोई मजदूर या कोई एक ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो अलग अलग करेगा। उसको लेबर देना पड़ेगी। वो लेबर जितनी भी देना पड़ेगी वो कौन देगा? वो बेली देगा। क्यों? कि बेली ने वो चीजें मिक्सअप की थी विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। तो लिहाजा वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन वापस करने का भी पाबंद है, और उसकी सेपरेशन यानी अलहदगी पर जितने अखराजात आएंगे वो भी कौन देने का पाबंद है? वो भी बेली देने का पाबंद होगा। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर एक ऐसी पोजीशन हो कि जब गुड्स को आप अलहदा नहीं कर सकते, तो इस सूरत में जैसे कि फर्ज करें कि 5 जो है ना, 5 सैक्स ऑफ हैं फ्लोर, यानी कि आप कह लें कि आटे के 5 जो है ना वो बोरियां बनती हैं आटे की, तो वो बेली की हैं। और 10 बोरियां किसकी हैं? 10 बोरियां बेलर की हैं आटे की। तो वो आटा एक ही बहुत बड़े यानी कि कमरे में एक बहुत बड़ा वो ड्रम सा होता है, उसके उसकी वो उसमें वो मिक्सअप कर देता है। 10 बोरियां उसकी बेलर की और 5 बोरियां आटे की अपनी, वो मिक्सअप कर देता है। अब मुझे बताएं कि क्या जो बेलर का आटा था 10 बोरियां, उनको सेपरेट किया जा सकता है? तो यानी कि आटे को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि बेलर का आटा कौन सा था। यानी कि ठीक है, फर्ज करें कि ये जो बेली का आटा था ना, बेली का वो क्वालिटी में लो था, बेलर का आटा क्वालिटी में ज्यादा था। अब मिक्सअप हो गया, ठीक है, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी आटा आपस में मिक्सअप हो गया। तो अब उसको क्या आप अलग कर सकते हैं? उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसने अब उसने मिक्स कर दिया। तो इसकी क्या हल है? इसका हल ये होगा कि बेली जो है उसको कंपनसेट करेगा। यानी कि जो उस वक्त एक बोरी या एक सैक आटे की जो कीमत है ना, मसलन 1,000 रुपया है, तो 1,000 ज़रब 10 करेंगे 10,000, यानी बेली जो है बेलर को 10,000 रुपीज देगा। क्यों? कि उसने मिक्सअप किया विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। यानी कि एक ऐसी चीज जिसको आप अलग नहीं कर सकते, वो मिक्सअप हो गई है। जैसा कि एक लो क्वालिटी दूध है, एक हाई क्वालिटी दूध है, प्योर दूध है, तो वो अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो आप प्योर दूध उसमें से नहीं निकाल सकते ना। तो सो दैट्स वाई बेली जिम्मेदार होगा उसको कंपनसेट करने का, और उस जितने भी कोई उसमें उसका लॉस हुआ है ना बेलर का इस मिक्सिंग की सूरत में, वो लॉस भी बेली देने का पाबंद होगा। तो रीपेमेंट ऑफ बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो ये मेरा दिल है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक लेक्चर लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।